हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन आर्ट के बारे में। और यहाँ पे जो है हम जो पार्ट वन में हमारा अधूरा रह गया था, एक तो वो कवर कर लेंगे और जो मौर्यन आर्ट है उसको भी कवर कर लेंगे। और ये जो है आज हम मौर्यंस को बेसिकली कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। आप देखोगे, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, जो मस्की का एडिक्ट है ना, उसके अंदर हमें इसका नाम अशोका लिखा मिला है। वैसे हर जगह पे इसका नाम अशोका नहीं है, प्रियदर्शी जो है काफी जगह पे उसका नाम लिखा गया है। और ये मस्की एडिक्ट कब ढूंढा गया? 1915 में ढूंढा गया। तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके अंदर, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये आप समझो कि जो अशोका के एडिक्ट्स हैं, इनको जो डेसिफर करने का काम है, यानी इनको पढ़ के समझने का काम है, क्योंकि ये अलग भाषा में लिख रखे हैं। तो ये काम जो है भाई मेरे जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। 1837 में एक अंग्रेज आदमी ये काम कर रहा है। और अलेक्जेंडर कनिंघम को तो आप भूल नहीं सकते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम वही है जिसने एएसआई जो है शुरुआत की थी, एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और ये जो है लगभग 1877 के अंदर जो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस की कलेक्शन को भी पब्लिश करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कनिंघम के बारे में। उसके बाद आप देखो कि कुछ पिलर्स को अलग अलग जगह पे लेकर जाया गया था। जैसे टोपरा और मेरठ का जो पिलर है उसको शिफ्ट किया गया था दिल्ली में बाय फिरोज शाह तुगलक। ये बात आप ध्यान रखना, जब मैं तुगलक के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां भी इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जो बैरात इंस्क्रिप्शन है उसको इलाहाबाद कौन लेकर आया था? उसको इलाहाबाद लेकर आया था कनिंघम। ठीक है, तो ये मैंने दो तीन पॉइंट इनके बारे में बताए कि इधर से उधर जो है ये पिलर हुए हैं, जो यहाँ पे भी मैंने बता दिए हैं। और इसके अलावा जो कौशंबी का पिलर है, ठीक है, कौशंबी के पिलर को जो है कलकत्ता किसने मंगवाया है? ये जहांगीर ने मंगवाया है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने बस इसके बारे में। इसके अलावा अगर मैं स्क्रिप्ट्स की बात करता हूं तो आप देखिए कि अशोका जो है वैसे तो ये बुद्ध धर्म का पालक ज़्यादा है, और लेकिन जो इसके इंस्क्रिप्शंस हैं सारे के सारे, वो हमें प्राकृत भाषा में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर लैंग्वेज पूछ लेगा, भाषा पूछ लेगा, तो प्राकृत बोलेंगे। वैसे बुद्ध के जो ज़्यादातर लिटरेचर है वो पाली में लिखे हुए हैं, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। और जैनियों के प्राकृत में लिखे हुए हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, वो इसलिए लगेगी क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैनी था, है ना, ये कारण हो सकता है। तो जो बुद्ध अशोक के टाइम पे आप देखिए कि लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा यूज हुई है वो प्राकृत हुई है। सिर्फ कंधार के इंस्क्रिप्शन को छोड़ दीजिए, उसके अंदर पर्शियन अरामाइक लैंग्वेज यूज हुई है। वहीं अगर हम इधर देखते हैं, स्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो स्क्रिप्ट अलग है। जैसे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज हम हिंदी बोल देते हैं ना, तो वो स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है भाई मेरे। दोनों में से जो प्रश्न पेपर में आए, स्क्रिप्ट आए तो स्क्रिप्ट लिख देना, लैंग्वेज आए तो लैंग्वेज लिख देना। फिर आप देखो, जो मनशेहरा और शाहबाज गढ़ी है ये ब्राह्मी में नहीं है, ये खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर है भाई मेरे। और कांधार इंस्क्रिप्शन तो भाई बाइलिंगुअल है, ग्रीक और अरामाइक के अंदर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और जो उसकी स्क्रिप्ट है खरोष्टी है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर लंपक के बारे में भी ध्यान में रखना है। जो लंपक फ्रेगमेंट्स है वो भी जो अरामाइक लैंग्वेज के अंदर है। और ये जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है बेसिकली ये यहीं से जो है पर्शियंस के साथ ही, पर्शियन लैंग्वेज के साथ ही इसका लेना देना। तो ये कुछ कुछ बातें आपको इसमें बस ध्यान में रखनी है। सेम यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के एडिक्ट्स को सबसे पहले समझा था। और मस्की एडिक्ट जो है उसी के अंदर जो है हमें अशोक नाम लिखा दिखता है। हिंदी में भी वही सब है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो अशोक की शिलालेखों का संग्रह एक प्रकाशित किया था। फिर टोपरा और मेरठ का जो स्तंभ है उसको फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली लेकर गया था। कौशंबी वाला जो है जहांगीर कलकत्ता लेकर गया था। और बैरौट वाला जो है वो कनिंघम जो है इलाहाबाद लेकर गया था। ये काम काम की चीजें देखनी है। फिर इसमें सबसे मेजर ये है भाई कि जितने भी शिलालेख हैं मैक्सिमम ब्राह्मी लिपि के अंदर लिख रखे हैं या फिर प्राकृत भाषा में लिख रखे हैं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट को छोड़ के कंधार वाले को। और कंधार के साथ साथ आप देखिए कि ये लंपक वगैरह वाला भी जो है, ये जो खंड है ये मिले हमें, तो ये भी अरामाइक के अंदर है। तो कंधार वाला भी अरामाइक के अंदर है। हालांकि अगर आपसे स्क्रिप्ट पूछ लिया जाए तो खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है इसकी होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए सवाल देखते हैं। विच स्क्रिप्ट इज प्राइमरली यूज्ड बाय एम्परर अशोकाज इंस्क्रिप्शंस? तो आप ध्यान दीजिए, इसने इस बार जो पूछा है वो स्क्रिप्ट पूछा है। अगर ये स्क्रिप्ट पूछता है तो मैंने आपको क्या बताया था, स्क्रिप्ट बोलेगा तो आप बोलेंगे ब्राह्मी। लेकिन लैंग्वेज बोलेगा तो क्या बोलेंगे? प्राकृत। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अशोकाज एडिक्ट्स वर कंपोज्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो ज्यादातर जो अशोका के बने हुए हैं भाई मेरे ये प्राकृत लैंग्वेज के बने हुए। देखो ये भी प्रश्न इन्होंने इस बार पूछ लिया, ये बड़ा गहराई के अंदर एक तरह से पूछा था। इसके अलावा अगर हम अलग अलग टाइटल्स की बात करते हैं तो आप देखिए कि अशोका का जो है केवल मस्की के अंदर ही अशोका नाम लिखा है, बाकी जगह पे आपको देव नाम प्रियदर्शी देखने को मिलेगा। और आगे चल के मैं एक एक पिलर का भी बताऊंगा कि कहां कहां जो है उसका क्या क्या नाम लिख रखा है। अगर मैं टोटल रॉक एडिक्ट्स की बात करता हूं जो मेजर वाले हैं तो वो 14 है। टोटल पिलर एडिक्ट्स 13 है भाई मेरे। और उसके अंदर 10 के अंदर जो है पिलर्स के अंदर एनग्रेविंग बहुत ज्यादा कर रखी है। फिर 7 मेजर पिलर एडिक्ट हो गए, 4 माइनर पिलर एडिक्ट हो गए और 2 जो है कमेमोरेटिव पिलर एडिक्ट हो गए। तो ये टोटल आपके जो है 13 जो है पिलर एडिक्ट बन जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। स्पेशल पिलर एडिक्ट की बात करता हूं तो एक है क्वींस एडिक्ट, जो कि भाई
इलाहाबाद के अंदर देखने को मिलेगा। एक है शिज्म एडिक्ट, ये भी इलाहाबाद के अंदर और सांची और सारनाथ में देखने को मिलेगा। फिर जो कमेमोरेटिव एडिक्ट्स हैं भाई मेरे, इनके बारे में भी यह ध्यान रखना, ये हमें कहाँ मिलता है, रुमिंडी में मिलते हैं। ये कहाँ है, लुम्बिनी के अंदर है। और नील सागर भी कहाँ पे, ये भी नेपाल के अंदर है। तो ये दोनों जगह नेपाल में जहां हमें कमेमोरेटिव एडिक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा लेंथ ऑफ एडिक्ट्स की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट मेजर रॉक एडिक्ट अगर पूछ लिया जाएगा तो आप 13th वाला बोलेंगे, जिसके अंदर कलिंग वार के बारे में बता रखा है। लेकिन वहीं पे अगर लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एडिक्ट बोला जाएगा, यानी कि जिसकी लेंथ सबसे लंबी, लेंथ ऐसे नहीं, उसमें जो लिखा हुआ उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो स्क्रिप्ट जो है जितनी लंबी लेंथ की लिखी हुई है, अगर सभी में ओवरऑल में पूछ लिया जाएगा तो फिर आप बोलेंगे 7th पिलर रॉक एडिक्ट जो है वो है। ठीक है भाई मेरे, ये दोनों में अंतर है, दोनों क्वेश्चन में बिल्कुल डिफरेंट है। प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहां भी मैंने बता दिया है कि वैसे उसका नाम देव नाम पिया प्रियदर्शी है, और सिर्फ जो है मस्की वाले को छोड़ के। इसके अलावा जो है प्रमुख चट्टानें जो शिलालेख हैं वो 14 हैं, कुल स्तंभ शिलालेख 13 है भाई मेरे। और इसमें अगर आप देखते हैं तो 7, 4 और 2 का जो है रेशो आपको देखने को मिलेगा इन 13 के अंदर। ये 7 प्रमुख हो गए, 4 लघु हो गए और 2 स्मारक हो गए। वहीं पे जो रानी का शिलालेख है वो इलाहाबाद स्तंभ पे आपको देखने को मिलेगा। फूट के शिलालेख जो आपको मिलेंगे वो इलाहाबाद, सांची और सारनाथ में मिलेंगे। और स्मारक शिलालेख की बात करते हो तो रुमिनई देई ये लुम्बिनी में है, और निगाली सागर जो है ये भी जो है आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। लगभग दोनों नेपाल के ही हैं। ठीक है, सबसे लंबा प्रमुख चट्टान शिलालेख बात करेंगे तो 13वां चट्टान शिलालेख हो जाएगा। लेकिन वहीं पे सभी शिलालेखों को मिला के अगर सबसे लंबा बोलेंगे तो 7वां स्तंभ शिलालेख सबसे बड़ा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए, इसके अलावा आप देखिए कि इलाहाबाद पिलर के बारे में कुछ कुछ यूनिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, तो आप देखिए कि इलाहाबाद जो का जो पिलर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है अशोका के बारे में। इसके अंदर क्या क्या लिख रखा है, पहले 6 पिलर एडिक्ट्स जो है अशोका के, उसके बारे में मेंशन है। क्वींस एडिक्ट भी यहीं पे मेंशन है। कोसम शिज्म जो है, शिज्म एडिक्ट जो अभी मैंने बताया वो भी यही है। फिर प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त की जो आप देखिए कि बाद में जाके जो है जब गुप्ताओं का टाइम आएगा तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के बारे में इसके ऊपर लिखेगा और उसकी जो है तारीफों के पुल बांधेगा, तो वो भी हमें इसी में देखने को मिलता है। और जहांगीर की इंस्क्रिप्शन भी इसी में देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो इलाहाबाद के पिलर के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बात बता दूं कि सांची स्तूपा जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था, वो अशोक ने बनवाई थी। और सांची स्तूपा कहाँ पे है, विदिशा के अंदर है, जो अशोक का ससुराल भी हुआ करता था। ये कुछ कुछ बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो है मैंने यहां से भी बता दिया, अशोक के 6 पिलर के बारे में इसमें है, क्वींस एडिक्ट इसमें है, शिज्म एडिक्ट है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और जहांगीर की इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलो, विच मौर्यन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल स्कल्प्टेड गेटवेज। अगर हम ये बोलेंगे तो देखो, जो गेटवेज की बात होती है, सबसे सुंदर गेट अगर देखते हैं तो वो हमें सांची स्तूपा के देखने को मिलते हैं, जो अशोक ने बनवाया था। तो यहां पे सीधा सीधा इसका उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये लगभग सारी चीजें हम वैसे भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बस फटाफट से ब्रीफ आउट कर रहा हूं। अब उसके जो पिलर हैं या ये जो जितने भी चट्टाने हैं उनके अंदर लिखा क्या हुआ है, तो आप देखो मॉरल और सोशल प्रिंसिपल की बात करेंगे तो भाई अपने माँ बाप की सेवा करो, अहिंसा करो, है ना, और जो है लव करो हर चीज से, रिस्पेक्ट फॉर टीचर है भाई मेरे, काइंड ट्रीटमेंट टू रिलेटिव्स है, ये सारी की सारी चीजें। फिर सोशल की बात करते तो एनिमल्स को जो है उनकी बलि नहीं चढ़ानी है भाई मेरे, उसको डिस्करेज किया गया। और साथ में जो अगर बहुत ज़्यादा ओवर फेस्टिवल्स बनाते हो उसको जो है डिस्करेज किया गया, एक्सपेंसिव और मीनिंगलेस रिचुअल करते हो तो उसको डिस्करेज किया गया, यानी ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है डिस्करेज किया गया कि ये नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बात करते हैं तो भाई ये ज़्यादातर सोशल वेलफेयर के बारे में सारी बातें बताता है। और धम्मा यात्रा का मतलब यही होता है कि आप एक यात्रा पे निकले जहां आप लोगों से मिलेंगे और उनको प्रेरित करेंगे धम्मा के लिए। ठीक है, फिर वहीं पे ह्यूमन गवर्नेंस की बात करता हूं तो ये यही बोलता है कि भाई एक राजा को जो है अपनी प्रजा के साथ एक काइंड ट्रीटमेंट करना चाहिए, दयालु होना चाहिए राजा को। वहीं पे कंपैशन होना चाहिए प्रिजनर्स के लिए भी, ये नहीं कि कोई अपराधी है तो उसको जो है मारकूट कर रहे हैं, उसके साथ भी जो है कहीं ना कहीं कंपैशन होना चाहिए है। तो वही मैंने बताया आपको, नैतिकता के आधार पे अगर आप देखोगे माता पिता की सेवा, अहिंसा, सत्य के प्रति प्रेम, शिक्षकों का सम्मान, ये नैतिकता के आधार पे हो गया। सामाजिक सुधार में ये देखते हैं कि पशु बलि नहीं देनी, ज्यादातर त्योहार जो है और फालतू के त्योहार नहीं मनाने हैं, और महंगाई या अननेसेसरी की जो रीति रिवाज है वो नहीं करनी है। फिर प्रशासनिक उपायों में देखेंगे तो सामाजिक कल्याण और धम्मा यात्राएं करनी है। और मानवीय शासन के आधार पर देखते हैं तो नौकरों के साथ दयालु होना और अपराधियों के साथ भी जो है या कैदियों के साथ भी जो है करुणा का भाव रखना है। इसके अलावा रिलीजियस की बात करते हैं तो रिलीजियसली हम देखते हैं तो ये सबके साथ टॉलरेंस का हमें उपदेश देता है कि भाई सहिष्णुता रखनी है सब धर्मों के लिए, ये नहीं कि मार काट दिया किसी को। और लिबरल रहना है भाई मेरे टुवार्ड्स ब्राह्मण्स ऑल्सो।
ये लिखा हुआ है स्पेशली ब्राह्मण्स के लिए भी, है ना। और साथ में रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ, अगर किसी का किसी चीज में विश्वास है तो ये नहीं है कि उसको जबरदस्ती पोक कर रहे हो कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता है, आप सबके जो विश्वास का पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक की बात करते हैं तो नॉन वायलेंस वाला मैंने बता दिया, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेन के बारे में भी बता दिया, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी जो है अगर हम देखते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अंदर कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं है, ये सारी चीजें लगभग लगभग मैं आपको वही चीजें हैं जो यहाँ पे बस ब्रीफ आउट की गई हैं, ये पढ़ ली हैं। अब हम मेन मेन चीज और देख लेते हैं। एक आप देखिए कि विलेज लेवल पे कई बार ऑफिसर्स के बारे में एक बार प्रश्न आया है, तो जो ग्रामिका होता है वो हेड ऑफ द विलेज होता है और ग्राम वृद्ध जो होते हैं वो विलेज के एल्डर्स को बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे इसकी। इसके अलावा अगर मैं लेटर मौर्यंस की बात करता हूं, आप देखो कि आखिरी के जो मौर्यंस है वो कौन है, तो आप देखो ये पूरा रूल जो चल रहा है मौर्यंस का लगभग 137 साल का चल रहा है और आखिरी का राजा जो बनता है इसका बृहद्रथ बनता है। अब ये बृहद्रथ का जो कमांडर होता है पुष्यमित्र शुंग होता है। एक दिन मौका देख के भाई बृहद्रथ उतना एबल रूलर है नहीं है और इतना बड़ा एम्पायर है मौर्यों का, वहां जाके जो है इसका कत्ल कर देता है और खुद गद्दी पे बैठ जाता है और वहां से जो है हमारी शुंग डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये प्रश्न आपसे कई बार पेपरों में आ चुका है, ठीक है जी। इसके बाद सक्सेसर ऑफ अशोका की बात करते हैं, तो आप देखो कि अशोक ने जो सक्सेसर घोषित किया है, यहाँ पे दो लोग आएंगे। देखो इसके जो संघमित्रा और महेंद्र हैं वो तो सिलोन और लक्षद्वीप में जा रहे हैं धम्मा की स्थापना के लिए, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि कुणाल यहीं पे बैठा है, तो गद्दी पे अशोक बैठा था अपने बेटे कुणाल को, लेकिन साथ में जो है उसका ही ग्रैंडसन जो है भाई पोता है जो, उसका नाम है दशरथ मौर्य। तो आप देखो कि अब जो एम्पायर है ना ये दो भागों में बंटता है। एक बटता है इस तरफ वाला एम्पायर, इसको बोलते हैं वेस्ट वाला, और इधर बोलेंगे ईस्ट वाला। तो आप समझो कि अगर ईस्ट वाला आप देखते हैं तो ईस्ट वाले में दशरथ मौर्य को दे दिया भाई मेरे, सही समझदारी की, और वेस्ट वाला जो है कुणाल ने अपने पास रख लिया, है ना। तो इधर वाला जो है जो सबसे ज्यादा जहां पे अटैक भी होते हैं वो कुणाल ने रखा है, और राइट वाला अगर आप देखते हैं तो दशरथ ने रखा है। दो भागों में एक तरह से एम्पायर को इन्होंने बांट दिया था, जो कि बाद में इनके जो है कमजोरी का कारण भी बनता है। तो ग्रामिका जो होता है वो गांव का मुखिया होता है और ग्राम वृद्ध होता है गांव का बुजुर्ग, और वहीं पर अंतिम मौर्य शासक हम देखते हैं तो बृहद्रथ है। और पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति जो उसका है, उसे मार के उसकी हत्या करके जो है खुद गद्दी पे बैठता है, और यहाँ से ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत होगी और मगध में जो शुंग वंश की शुरुआत यहीं से होती है। और जो अशोक के बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो दो भागों में बढ़ता है, कुणाल जो उसका बेटा है और दूसरा जो है कुणाल पश्चिम भाग ले लेता है और दशरथ मौर्य जो है वो पूर्वी भाग ले लेता है। तो वही जो है एक भाग और दो भाग इस तरीके से जो है इन दोनों के बीच में बढ़ जाता है। फिर आप देखिए कि मौर्य एम्पायर जो है वो खत्म क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके कारण अगर हम फटाफट से देखते हैं तो आप देखिए कि एक तो उसके जो वीक हो गया था पूरे का पूरा और सक्सेसर अच्छे नहीं थे, है ना। आप देखिए कि आगे वाले सक्सेसर कुछ खास नहीं कर पाए, अशोक के बाद कोई भी उसको संगठित रख नहीं पाया इतने बड़े एम्पायर को। फिर आप देखिए कि ओवर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये रोमिला थापर ने बोला है। ओवर सेंट्रलाइज का मतलब है कि बहुत सारे सामान चाहते थे कि हमारे हाथ में भी रहे पावर, लेकिन वो इतनी सेंट्रलाइज कर रखी थी कि जब तक मेन राजा जिंदा है तब तक तो वो डंडे के जोर पे कर लेगा, लेकिन जैसे ही कोई कमजोर राजा आएगा फिर जो नीचे के सामंत होते हैं वो अपनी चलाने लग जाते हैं। इस वजह से जो है यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइज जो हो रखा था उनको पसंद नहीं आ रहा था और वो उसका पतन का कारण बनता है। और साथ में आप देखिए ब्राह्मणिकल रिएक्शन जो है मौर्य पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि मौर्य जो है आप देखिए ब्राह्मणिज्म को तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो मौर्य किसको प्रमोट कर रहे हैं अल्टीमेटली आप देखेंगे तो धम्मा को कर रहे हैं, यानी बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। बुद्धिज्म अपने गोल्डन एज में है और ब्राह्मणिज्म को तो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से ब्राह्मण को भी पसंद नहीं आ रहा था, वो भी एक कारण इसका बनता है। आप देखिए पुष्यमित्र शुंगी तो अल्टीमेटली पलट रहा है गद्दे। फिर एच.सी. राय चौधरी ने जो है ये ब्राह्मणिकल रिएक्शन के बारे में बताया है। वहीं आप देखिए कि बहुत ज्यादा ये लोग हैवी टैक्सेशन लगाया करते थे, जनता को चूस लिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि शायद बहुत कम टैक्स लगता था जनता खुश हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। ये आप बनाते हैं उन राजाओं को बहुत महान, लेकिन यहाँ पे बहुत हैवी टैक्सेस और इकोनॉमिकल स्ट्रेन था, क्योंकि इन राजाओं ने इतना बड़ा अपना साम्राज्य बनाकर बैठे थे कि इनको जो है अपनी आर्मी को पैसे भी तो देने, भाई मेरे इतनी इतनी आर्मी रख के बैठे हैं, कहां से देंगे, कहां से आएगा, जनता का खून चूस के तो पैसे आएंगे और अयाशी भी करनी वो अलग है, तो कहां से इतने सारे पैसे आएंगे। और आखिरी के रूलर तो वैसे ही संभाल नहीं पा रहे हैं ना, उनको पता है, होश है, बेखबर बैठे हैं भाई मेरे की कौन क्या करे जा रहा है, और साथ में जो दरबारी होते हैं करप्शन खूब करते हैं, तो जो नॉर्मल जनता है वो खस्ते हाल में ही, आप यही समझ लीजिए। इसके बाद जो एम्पायर डिवाइड होता है वेस्ट और ईस्ट के अंदर, उसकी वजह से भी ये पूरा का पूरा टूटता है, ठीक है। तो नीचे भी वही लिख रखा है, वो रिपीटेड है और कुछ भी नहीं है। तो सेम मैंने बता दिया यहाँ पे कि कमजोरी के कारण क्या बने हैं इसके पूरे का पूरे, है ना। अयोग्य उत्तराधिकारी रहे, बहुत ज्यादा केंद्रीकृत रहा शासन, और मौर्य नीतियों के खिलाफ ब्राह्मणों की जो प्रतिक्रिया थी वो अच्छी नहीं थी। भारी टैक्स, आर्थिक दबाव था, साम्राज्य का विभाजन हुआ, जिसकी वजह से ये सारे का सारा खराब हो गया। अब लास्ट की कुछ कुछ चीजें और देखते हैं कि आप देखो कि जो नाम है, आप देखो प्रियदर्शी जो नाम है ये ऑफिशियल नाम है अशोका का, अशोका नहीं है उसका नाम। अशोका जो है सिर्फ मस्की एडिक्ट में देखने को मिलता है। अशोक वर्धन हमें पुराणों में उसका नाम देखने को मिलता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है।
प्रियदसी जो है दीपवामसा गांधार इंस्क्रिप्शन पे देखने को मिलता है। प्रियदसी राजा जो है बारबरा हिल केव इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। फिर प्रियदसी राजा मगध जो है, देखो ये अलग अलग नाम है, ये बबरू बैरात माइनर एडिक्ट पे देखने को मिलता है। राजा अशोक देवनाम पिया, ये हमें यूडी गोलम माइनर रॉक एडिक्ट पे देखने को मिलता है। वहीं राजा अशोक हमें निट्टूर माइनर रॉक एडिक्ट पे देखने को मिलता है। और देव नाम प्रिय जो है साथ में अशोक राजा है ना, पूरा नाम आप देखेंगे है ना, तो ये पूरा कंप्लीट नाम हमें गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो गुर्जर वाले एडिक्ट में भी अशोका लिख रखा है एक तरह से, और मस्की में भी अशोका लिख रखा है, लेकिन मस्की में सिर्फ अशोका लिख रखा है, इस वजह से हम मेनली मस्की को मानते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि अगर आप पूरे नाम के बीच में देखेंगे तो अशोका तो यहां भी लिखा है एक तरह से, तो फिर गुर्जर वाला भी उत्तर हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद आप देखो कई बार जो है, जो मैंने आपको बोला था कि 18 तीर्थ भी थे, उन 18 तीर्थों से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जी इधर देखिए, अब 18 तीर्थों की बात करते हैं भाई मेरे। तो आप देखो ये 18 तीर्थ हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है पेपर में, है ना। वो तो हमें पता है अर्थशास्त्र में मेंशन है, लेकिन ये है कौन कौन से है। तो आप देखो जो पुरोहित होता था उसको चीफ प्रीस्ट यानी मुख्य पुजारी बोलते थे। सेनापति जो है कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति हो गया। युवराज तो भाई मेरे वही है जो क्राउन प्रिंस है, उसी को युवराज बोलते हैं। द्वारिका जो है वो चैम्बरलेन हो गया, है ना, कचहरी का आदमी हो गया, कचहरी का एक बड़ा अधिकारी। फिर अंतर्वेशी का जो है वो हो गया हरम का चीफ भाई मेरे, हरम का मुखिया हो गया। प्रशस्ति जो है जेल का महानिरीक्षक हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद समाहर्ता जो है वो कलेक्टर जनरल कह लो उसको, या फिर टैक्स असेसमेंट वाला व्यक्ति कह लो, है ना, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। सानिधाता जो है राजकोष प्रमुख होता है यानी ट्रेजरी चीफ हो गया भाई मेरे। प्रदेशी का जो है सभांगीय आयुक्त या फिर कहीं की डिविजनल कमिश्नर को प्रदेशी का बोला करते थे। नायक जो है शहर के आरक्षक को यानी कि सिटी कांस्टेबल को जो है नायक बोला करते थे। पौर जो है जैसे आज भी होता है ना महापौर वगैरह, तो शहर के गवर्नर को यानी गवर्नर ऑफ द सिटी को पौर बोला जाता था। व्याभरिका जो है वो मुख्य न्यायाधीश होता था, व्यावहारिका है ना चीफ जज। वहीं पे आप देखो कर्मांतिक जो है वो खान प्रमुख होता था। जैसे माइंस होती है जो, तो माइंस जितनी भी हैं भाई मेरे, खाने हैं जितनी भी, वो किसके अंडर रहेंगे, वो कर्मांतिका के अंडर रहेंगी। तो मंत्री जो है वो तो भाई परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, उनको मंत्री बोल दिया जाता है। दंडपाल जो है वो पुलिस प्रमुख हो गया भाई मेरे, है ना, पुलिस चीफ को दंडपाल बोलते थे। द्वारपाल जो गृह रक्षा प्रमुख हो गया, या फिर कहें कि द्वारपाल एक तरह से होम डिफेंस वाला जो है चीफ हो गया, उसको बोल दिया गया। अंतपाल जो है सीमांत रक्षा यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है सीमा पे सुरक्षा कर रहा है, फ्रंटियर डिफेंस पे कर रहा है, तो उसको बोला जाता था अंतपाल, जैसे आज की डेट में आर्मी होगी, है ना। फिर रज्जुकस जो है वो भूमि मापक हो गया भाई मेरे। आप देखो रज्जुकास के बारे में मैंने पहले भी बताया था, ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकता है और भूमि को नापने के लिए भी रज्जुकास का ही इस्तेमाल होता था। फिर युक्ताज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधीनस्थ राजस्व अधिकारी हो गया यानी सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, जो एक तरह से रज्जुकास के नीचे आता है। फिर अन्नपाल जो हो गया भाई मेरे, खाद्य भंडार जितने भी रहेंगे, फूड डिपार्टमेंट जो वो अन्नपाल के पास रहेगा, ये हो गए। अब ये तो मैंने आपको बताया 18 तीर्थ, लेकिन कई बार जो है उसने अध्यक्षों के बारे में भी अलग अलग पूछ रखा है और उनकी ड्यूटीज के बारे में। तीर्थ अलग है और ये अध्यक्ष अलग है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आप देखिए संस्था अध्यक्ष जो हो गया वो बाजार के लिए हो गया। पौत अध्यक्ष जो है बाट और माप के लिए हो गया। नवाध्यक्ष जो है राज्य की नामों के लिए हो गया, है ना, तो ये बिल्कुल वही है, बोट्स के लिए हो गया, ये वेट्स मेजर के लिए हो गया, ये मार्केट के लिए हो गया। फिर शुल्क अध्यक्ष जो है टोल सीमा के लिए हो गया, इसको शुल्क अध्यक्ष कस्टम्स के लिए, है ना। फिर अकाराध्यक्ष जो है खान खोदने वाला हो गया, अकाराध्यक्ष। वहीं पे लोहा अध्यक्ष लोहे का काम करने वाला, जो इसके अंदर सारे का सारा लोहे का काम रहेगा। स्वर्णिका जो है सुनार हो गया एक तरह से, है ना, जितना भी सोने का काम है वो स्वर्णिका के अंदर रहेगा। सीताध्यक्ष जो है वो मुकुट भूमि के लिए हो गया यानी कि क्राउन लैंड्स के लिए जो सीताध्यक्ष माना जाएगा। अक्षपताल जो है, ये अक्षपताला जो है हिसाब किताब वाला व्यक्ति जो है उसको अक्षपताला यानी कि अकाउंटेंट बोला जाता था। वहीं रथाध्यक्ष जो है वो रथ उसके सारे के सारे अंडर रहेंगे, चैरियोट के लिए जो है रथाध्यक्ष हो गया। और हस्ताध्यक्ष जो है जितना भी हाथी रहेंगे वो हस्ताध्यक्ष के अंडर रहेंगे भाई मेरे। फिर आयुधग्राध्यक्ष जो है वो हथियारों का उत्पादन करने वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोषाध्यक्ष जो है राज्य का जितना भी कोष है, ट्रेजरी है, ये कोषाध्यक्ष के अंडर रहेगी। वहीं कोषाराज्याध्यक्ष जो है वो आप समझो कि ये भंडार है, खाने का भंडार एक तरह से, ये स्टोर हाउस भी आप इसको एक तरह से कह सकते हैं। फिर कुप्पाध्यक्ष जो है ये वनोपज है यानी कि फॉरेस्ट का जितना भी माल रहेगा, जंगलों से जितनी भी चीजें हमें मिलेंगी वो कुप्पाध्यक्ष के अंडर आएंगी। इसके अलावा आप देखिए
कि मान्याध्यक्ष जो है ये मापने वाला हो गया, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट वाला एक तरह से काम आप कह सकते हैं, पतनाध्यक्ष बंदरगाह वाला हो गया, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं के लिए हो गया, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थानों के लिए हो गया, लक्षणाध्यक्ष सिक्काई ढाल के लिए हो गया, यानी कि कॉइन मिंटिंग के लिए, सिक्के बनाने के लिए हो गया। और कॉइन मिंटिंग के बारे में कहां पे हमें देखने को मिलता है? अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अश्वाध्यक्ष जो है जितने भी घोड़े हैं, घुड़सवार कैवेलरी है, उनका कमांडर हो गया। और लोहाध्यक्ष तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ कुछ अध्यक्ष हैं, इनके बारे में बहुत बार पेपर में है, बहुत बार मतलब बहुत बार, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं पे आप देखो अक्षपताला का तो मैंने वैसे बता ही दिया, अकाउंटेंट वगैरह होता है। दुर्गपाल जो होता है वो गवर्नर ऑफ फोर्ट, किसी भी किले का जो गवर्नर है वो दुर्गपाल हो गया। धम्मा के बारे में तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। गोपा जो हो गया वो हो गया जो अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो भी गोपा ही माना जाता है, ठीक है, खातों के लिए जितने भी खाते होते हैं। फिर लिपिकार जो हो गया वो स्क्राइब के लिए, जैसे आप आज पेपर में जाते हो तो स्क्राइब लेकर जाते हो, वही वाला है ना। फिर कुमाराज जो हो गए ये कौन होते हैं भाई? वाइस रॉय इंचार्ज ऑफ प्रोविंस। एक प्रोविंस का अगर कोई वाइस रॉय है भाई मेरे, है ना, एक प्रांत का जो है वाइस रॉय है तो उसको कुमार एक तरह से बोल दिया जाता है। वहीं ये आया हुआ है पेपर में, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, आया हुआ है पेपर में ये सब चीजें। महामात्रा इसकी बात करते हैं भाई मेरे, ये भी हम ऑलरेडी जिनका काम धम्मा को स्प्रेड करना था ये हम पढ़ चुके हैं। स्थानिका जो होते थे वो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर होते थे, वही जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ऐसे समझ लो। और नागरिका जो है सिटी सुपरिंटेंडेंट होता था। तो ये सारे जितनी भी चीज है ये 50 बार पेपर में आ रखी है। और वहीं से ये चार्ट मैंने बना के दिए, जितने भी पेपर उठाए मैंने सब में ये पूरा लंबा चार्ट मौर्यों के बारे में निकला। और इससे कई बार इस चार्ट से पेपर में प्रश्न आ गया। आप हल्के में भी ले सकते हो और आप अच्छे से पढ़ के भी जा सकते हो, ठीक है। अब मॉडर्न्स की कुछ कुछ आर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। जब इसके आर्ट को देखते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो आर्ट होगी जो इनके कोर्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगी, कोर्ट के अंदर यानी कि महल के अंदर पिलर हो गए या फिर इनके द्वारा कुछ स्तूप बनवाए गए, वो हो गए। और दूसरी हमें जो है पॉपुलर इंडिविजुअल वाली मिलती है। ये तो राजसी लोगों के द्वारा हो गई, स्टेट ने जो बनवाई। और ये पॉपुलर आर्ट जो है जो लोग, जैसे आप समझो कि सपोज करो कि एक म्यूजिक है तो वो मान लो हमारी भारत सरकार वो म्यूजिक को बनवाए, लेकिन दूसरा म्यूजिक हो गया कि जो अलग अलग भाषाओं के लोग हैं वो अपने लैंग्वेज में म्यूजिक गा रहे हैं ना, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये आर्ट होगी जो इंडिविजुअल लोग किया करते थे, जैसे वो अलग अलग स्कल्पचर बना लिया करते थे, गुफाओं के अंदर कुछ नक्काशी होती थी, या मिट्टी का कुछ बना लिया करते थे, पोट्री का। तो ये वो वाला हो गया। तो दो तरह की आर्ट हमें यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगी, एक दरबार की और दूसरी लोक कला। तो ये दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमें मिलता था। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पे फटाफट बस आप देखते जाओ कि अशोकन पिलर्स जो हैं ये तो हमने देख ही लिए हैं, उनके ऊपर धम्मा के संदेश लिख रखे हैं। और एवरेज हाइट सबकी मिला के देखेंगे तो एवरेज मानेंगे तो लगभग 40 फीट हमें देखने को मिलेगा। और जितनी भी कैपिटल हुआ करती थी, हर कैपिटल के ऊपर जो है उसके पिलर के ऊपर एक एनिमल जरूर हुआ करता था, जिससे कि उस कैपिटल के बारे में हमें पता लगता था। जैसे आप देखो कि सारनाथ था तो सारनाथ को लायन कैपिटल से जानते थे, उसकी जितना भी पिलर होगा ना, पिलर के ऊपर ये लायंस बने होंगे। और इसी सारनाथ कैपिटल से, इन लायंस से ही हमने अपना एम्बलम बनाया। फिर अगर आप रामपुरवा वाली साइड पे जाओगे तो वहां पे जो है हमें कैसे पता लगेगा कि अब हम रामपुरवा में आ गए हैं? तो वो ऐसे पता लगता था कि एक खंबा होता था, खंबे के ऊपर आप समझो ऐसे करके, ये दिख रहा है खंबा, खंबे के ऊपर जो है ये लगा होता था। जैसे आप आज की डेट में लगा दो अलग अलग जगह पे, है ना, कि ये वाला जंक्शन है, ये वाला है, तो बुल लगा होता था, बुल लगा तो वो रामपुरवा में आ गए हैं। फिर अगर हमें एक सिंगल लाइन अगर देखने को मिलता था, ये तो 4 लाइन हो गए ना, यहां अगर सिंगल लाइन अगर देखने को मिलता था एक खंबे के ऊपर, तो वो लोरिया नंदगढ़ में आ गए हो आप, इसका ये मतलब होता था, ये बिहार में ही है ना। तो कुल मिला के कहानी ये है कि ये सारी जो कैपिटल है ये अलग अलग तरह की कैपिटल होती थी। और इसके अंदर इनको खंभों वगैरह को बनाने के लिए जो यूज होता था, रेड और व्हाइट सैंडस्टोन यूज होता था, जो मथुरा से लेकर आते थे। ये बात हमने पहले भी की है। फिर सारनाथ लाइन कैपिटल तो हमें पता ही है कि भाई मेरे सारनाथ के अंदर जो है बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था। और अशोका ने यहाँ पे एक स्तूप भी बनवाया था, आई थिंक धमेक स्तूप है ना। तो और धम्मा चक्र परिवर्तना जो है उसी को ये डिनोट भी करती है कि अब धर्म का चक्र जो है परिवर्तन ले रहा है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ना। यहाँ भी वही लिख रखा है कि जिसके ऊपर जो जो सिंबल होगा वो उसकी राजधानी होगी। और ये पूरा का पूरा एक खंबा है, खंबे के ऊपर एक वो जो है एनिमल जरूर होता था। और इसके अंदर जो है आप देखिए कि बलुआ पत्थर का बना होता था। लाल और सफेद बलुआ पत्थर कहाँ से लेकर आते थे? मथुरा से लेकर आते थे। वही सब है इसके अंदर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और अशोक ने जो है सारनाथ के अंदर जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ ही जो है लॉइन कैपिटल भी मानी जाती है, यहीं से हमने अपना एम्बलम ले रखा है। वहां पे जो है धमेक स्तूपा भी बनवाई थी। अब आगे आप देखते हैं तो 5 ओरिजिनल कंपोनेंट हमें इसके, अगर हम थोड़ा बड़ा करके इसको देखें तो देखने को मिलते हैं। आप देखिए कि सबसे ऊपर जैसे ये क्राउनिंग व्हील हो गया, जिसको धम्मा चक्रा बोल देते हैं, ये यहां भी देखने को मिलेगा, ये यहां भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारे वाला जो है उसमें ये नहीं आपको देखने को मिलता, उसमें हमने केवल यहीं तक ही रखा है, ठीक है। और फिर आप देखिए कि ये एबाकस जो था, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें यूं एनिमल भी बने होते हैं। और ये जो है एक ड्रम के आकार का होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इसको आप जरा ध्यान दीजिए, बीजेपी वाले लोग है ना, कि ये जो है आपका कमल बन गया, ठीक है।
कमल बन गया कि नहीं बना, उल्टा कमल बन गया, इसको सीधा करके देखिए। अगर उल्टे में ही देखना तो इसको घंटा भी बोल सकते हो, जिसमें टुन करके आप जो है घंटा बजा सकते हो। आप लोटस बेल बेस बोल सकते हो एक तरह से इसको। और नीचे जो है ये पूरा का पूरा शाफ्ट होता था जो अल्टीमेटली जमीन से जुड़ा होता था, और ये सत्यमेव जयते हमने मुंडक उपनिषद से लिया था, ये बातें भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। और ये जो है ये चक्र जो बीच में होता है ये किस चीज को डिनोट करता है, तो समय जो है अब परिवर्तन ले रहा है, धम्मा चक्र परिवर्तना, तो ये समय के जो परिवर्तन है उसको एक तरह से सिंबलाइज कर रहा है, यहां वही सब लिख रखा है। और ये जो डंडियां हैं ये कितनी है भाई मेरे, तो ये 24 डंडियां हैं, यानी 24 घंटे को एक तरह से डिपिक्ट कर रही हैं, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम स्तूपों की बात करते हैं, तो आप देखिए जो स्तूप हैं वो अशोक के आने से पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि अशोक के आने के बाद ही हुए हैं। और स्तूपों में भी अलग अलग फीचर होते हैं, जैसे एक अम्ब्रेला टाइप का हो गया तो वो छत्र हो गया, ये देखिए ये छत्र हो गया, है ना। फिर एक जो है इसका गेटवे हो गया, ये गेट सा दिख रहा है, ये छोटा सा हमने बना दिया, है ना। तो ये गेटवे ही सांची स्तूपा का मेन चीज है ना, इसके लिए जाना जाता है। फिर एक प्रदक्षिणा पाथ हो गया, जो सरकम्बुलेटरी पाथ हो जाएगा भाई मेरे, है ना, ये गोल गोल सा जो है ये प्रदक्षिणा जैसे परिक्रमा के लिए हो गया एक तरह से। और फिर हम देखते हैं अगर सांची की बात करते हैं तो ये किस किस चीज की बनी हुई है, एक तो ये ईंटों की बनी हुई है, ब्रिक्स की बनी हुई है, बाद में इसको स्टोन से कवर किया गया है। रेलिंग और तोराना जो है वो बाद में ऐड किए गए हैं, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, पहले रेलिंग और तोराना नहीं हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है लाइफ ऑफ बुद्धा और जातक स्टोरीज को ये डिपिक्ट करती है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और वर्ल्ड टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा जो है वो केसरिया स्तूपा है, वो बिहार के अंदर आपको देखने को मिलती है, वो ये नहीं है सांची स्तूपा, गलती से भी आप इसको मत मार्क कर देना, ठीक है। तो ये भी वही लिख रखा है, इसके अंदर कुछ अलग से है नहीं है बताने को, ये तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो स्तूपों से जो है बहुत सारे प्रश्न पहले भी पेपरों में आए हैं, तो मैंने यहाँ पे वो पूरा चार्ट डाल दिया स्तूपों का। ये आप देखो, ये सारे जहां जहां हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा है, इसका मतलब है कि ये सारे प्रश्न पहले पेपर में आ रखे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? ठीक है भाई, ठीक है। अभिषेक भाई आप मेरे को 7009754930 पे व्हाट्सएप कर देना, अपना नाम लिख के अभिषेक, है ना, फिर आपसे बात करूंगा मैं। ठीक है ललित भाई, आप रुक जाओ, अभी देखते हैं इस बारे में भी सोचते हैं। चलिए फिर आप देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सांची स्तूपा कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, महाबोधि स्तूपा बोध गया बिहार में है, शांति स्तूपा लेह लद्दाख में है, धामेक स्तूपा सारनाथ में जो अशोक ने बनवाई थी, धम्मा चक्र परिवर्तना वाली है वही है ये। अमरावती स्तूपा जो वो आंध्र प्रदेश में है भाई मेरे। और एक कल की क्लास में जो मैंने अमरावती बोला था वो महाराष्ट्र का अमरावती है, वो वाला अमरावती नहीं है जो आंध्र प्रदेश वाला आप सोच रहे थे, वो कल की क्लास में मैंने आपको बोला था। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर ये तो आंध्रा वाली साइड में होनी चाहिए, तो वो वाला अमरावती नहीं था, वो महाराष्ट्र वाला अमरावती था। ये हो गया एक डोडल चोटुन, ये हो गया सिक्किम के अंदर। धामेक स्तूपा तो हम पढ़ चुके हैं। केसरिया स्तूपा जो सबसे बड़ी है भाई मेरे इंडिया के अंदर, तो ये चंपारण बिहार में आपको देखने को मिलेगी। पिपरीवाहा स्तूपा सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है, ये उत्तर प्रदेश में मिलेगी नेपाल बॉर्डर के पास। और भड़ूच स्तूपा जो है ये आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और ये इसके जो गेटवे रेलिंग वगैरह है भड़ूच के, ये शुंग एम्पायर के टाइम पे ऐड किए गए हैं। फिर राम भाई स्तूप जो है ये उत्तर प्रदेश में मिलेगी भाई मेरे, जहां पे बुद्ध की जो अस्थियां हैं उनको दफनाया गया है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चीर टॉप जो है ना, जिसको धर्मराज टिका स्तूपा भी बोल देते हैं, ये तक्षशिला में हमें देखने को मिलेगी, जो जॉन मार्शल ने बाद में डिस्कवर की थी। इनके बारे में कई बार पेपरों में आ चुका है भाई मेरे, ठीक है। तो ये वही वाली सारी की सारी स्तूप है। इसके अलावा अगर मैं कुछ कुछ केव्स की बात करता हूं, तो आप देखिए कि रॉक कट केव्स जैसे होता है ना, पहाड़ी को पूरा तराश के केव बनाई जाती है, गुफा बनाई जाती है, तो आप देखेंगे रॉक कट केव हमें जो मिलती है बारबरा वाली और नागार्जुना हिल्स के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। ये बिहार के आसपास के एरिया में आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में जो फेमस है वो सुदामा केव्स और लोमस ऋषि केव्स भी हैं। कल को पूछ सकता है कि इन्होंने बनवाई है, तो ये मौर्यों ने बनवाई है, ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोमस ऋषि केव के अंदर जो है सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क भी आपको देखने को मिलेंगे, और एलिफेंट फ्रीज भी मिलेंगे। एलिफेंट फ्रीज मतलब ये देखिए इस तरीके के जो है एलिफेंट वाले आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। और चैत्य जैसी आर्क जो है ये हमें देखने को मिलती हैं। और इसको पैट्रोनेज किसने किया था? अशोका ने किया था, और आजीविका सेक्ट को प्रमोट करने के लिए उसने इनको जो है पुश मारा था। इसके अलावा अदर मौर्यन केव्स में जैसे गोपी हो गया, विश्वामित्र, भायक, वेदांतिका, ये भी केव्स आप याद करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन ये लोमस ऋषि, सुदामा ये जो है, और बारबरा नागार्जुनी हिल्स जो है, ये जरूर आपसे पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा की फीचर की बात करते हैं तो हाईली पॉलिश्ड होती है, जैसे मॉर्निंग्स की बिल्कुल एकदम फाइन होती हैं, और आर्टिस्टिक गेटवे एंट्रेंस होती है। आप देखो ना कितने सुंदर गेटवे बना रखे हैं, तो ये सारे की सारी चीजें मौर्यों ने बनवाई हैं।
फिर आप देखिए कि इसी टाइम पे आपको जो है यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल में अगर आप देखेंगे तो ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। कुछ बर्तन आपको देखने को मिलते हैं, ये बर्तनों के जो रंग हैं भाई मेरे, ये ब्लैक पेंटेड होते थे, इनको हम बोलते थे NBPW, है ना। तो NBPW होगा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, तो ये आप ध्यान रखना, इनको क्या बोलते हैं, NBPW बोलते हैं। इसके अलावा ये यक्षिणी को जो है अपनी गोडेस की तरह एक तरह से ट्रीट आप कर सकते हैं। साथ में स्टैंडिंग फिगर हुआ करती थी, ये हमें पटना, विदिशा और मथुरा में देखने को मिली है, ठीक है, यक्षिणी जो है। और क्या हो सकता है, क्ले के कुछ कुछ हमें जो है अलग अलग बर्तन वगैरह भी ग्लोसी से, चमकदार से देखने को मिले हैं। चलिए, फिर हम जो है मौर्यों के आर्किटेक्चर में अगर देखते हैं तो एक धौली वाली बात मैं पहले भी बता चुका था, ये पहले भी पेपर में आई और कल भी बताई थी। रॉक कट एलिफेंट केव हमें वहां देखने को मिलती है, जिसमें हाथी के आकार का होता है धौली के अंदर, है ना। तो वो हाथी बना होता है, एक हाथी से जैसा, वो कल भी आपको बताया था मैंने। ये इसके अलावा सांची स्तूपा तो अशोक ने बनवाई है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर पिलर कैपिटल्स भी हम देख चुके हैं भाई मेरे, जहाँ पे बुल लगा है वो बुल कैपिटल होगी, जहाँ पे एक लाइन है वो लाइन होगी, जहाँ पे ये 4 लाइन है वो सारनाथ हो गई। और ये जो रामपुरवा वाला बुल है आज की डेट में, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमारे राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी कई बार आपसे पूछ सकता है, तो अब ये जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया रामपुरवा बुल को। इसके अलावा टोटल एडिक्ट्स 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 7 पिलर एडिक्ट हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 13वां एडिक्ट जो है वो कलिंग के वॉर को रिप्रेजेंट करता है, ये हम 50 बार ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब लास्ट की एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे इनके सिक्कों के बारे में भी देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखो, जो इन्होंने सिल्वर के सिक्के लॉन्च किए थे उनको बोलते हैं कृष्णपना, और वहीं पे अगर कॉपर के कॉइन्स की बात करेंगे उनको बोलते हैं पंचलाज, और वहीं पे अगर हम बोलते हैं ऑफिशियल करेंसी की तो वो थी पन, ठीक है। तो पाना बोल लीजिए या फिर जो है पन बोल लीजिए, ये इनकी थी। ये जो है किस चीज की बनी होती थी, सिल्वर की बनी होती थी, और इसकी वैल्यू होती थी 3/4 तोला, यानी सवा नहीं पौना तोला होती थी एक तरह से, है ना। फिर निष्का जो होता था वो इनका सोने के सिक्के को बोलते थे, और ये जितने भी सिक्के बनते थे ये मिंट के अंदर बनते थे, इसके बारे में अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य लिख गए हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फैक्ट की बात करते हैं तो उसी टाइम में आप देखो कि जिस टाइम पे ये मौर्यों का काल चल रहा है, अशोका उधर हो रहा है ना, लगभग 240 BC के आसपास, और यहाँ पे इधर देखिए 221 BC के अंदर अगर हम देखते हैं तो चिंके लोग भी जो है यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। और इन्हीं का जो चाइनीज एम्परर है क्विन शी युआंग, ये क्या करवा रहा है, ये चाइना की दीवार को बनवा रहा है अपनी चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप देख रहे हैं कि किस एंगल से ये जो है चल रहा है। और चाइना बहुत सुखी इसलिए रह गया इस तरफ से, हमारे लोगों ने हमला नहीं किया। अगर हमारे लोग हमला करने लग जाते चाइना के ऊपर तो फिर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा सिस्टम खराब हो जाता है इनका, लेकिन इनके लिए ये जरूर बेनिफिट रहा कि भारतीय लोग हमला करते ही नहीं थे ज़्यादा। और फिर इन्होंने जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसी टाइम पे जो है लगभग बनवाया है। ये मोटा मोटा हम काफ़ी कई साल पुराना, अगर आज की डेट के हिसाब से देखते हैं तो अगर रफ रफ देखेंगे तो 2400 साल पुराना हम कह सकते हैं ना। क्योंकि आप देखो कि अभी आप जो है 2000 या 2100 साल के आसपास ये ऐड कर लो, क्योंकि BC की बात अगर हम कर रहे हैं, और साथ में जो है 221 BC ये हो गए, तो टोटल अगर मिलाएंगे तो मोटा मोटा आप देखिए 2400 साल आपके बनते हैं कि 2400 साल पहले की ये बात हो रही है, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पेपर में पूछ सकता है। तो वही मैंने बताया, कपार्शन जो होते हैं वो चांदी के सिक्के हो गए, पांचाल तांबे के हो गए, आधिकारिक मुद्रा पर्ण हो गई, चांदी की बनी हुई थी पर्ण भाई मेरे, और 3/4 तोले की होती थी। निष्क सोने के सिक्के को बोलते थे, और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इनके बारे में ऑलरेडी मेंशन करके गए हैं। और इन्हीं के समकालीन अगर हम देखते हैं तो चाइना के अंदर जो था वो किन शी हुआंग था, ये जो है इसने चाइना की दीवार इसी टाइम पे बनवाई थी। मोटा मोटा आज की डेट के हिसाब से देखोगे तो 2400 साल पुराने, और वैसे अगर देखते हो BC के हिसाब से तो BC के हिसाब से 221 BC हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों ये छोटा सा ही सेशन था, और बहुत इंफॉर्मेशन इसके अंदर भरी हुई थी। हालांकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो रिवीजन की ही मोड से थी, और वो रिवीजन भी मैंने करवा दी, और काम की जितनी भी चीज़ें आर्ट एंड आर्किटेक्चर की थी वो मैंने बता दी, जो इनसे मौर्यों से पूछेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ इसको पूछना चाहिए, ये मोर देन सफिशेंट है। और आगे भी हम जैसे पढ़ेंगे पोस्ट मौर्य पढ़ेंगे तो हम पोस्ट मौर्य का आर्किटेक्चर अलग से पढ़ेंगे, तो वो मैं वहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ आया होगा। कल मिलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप बाकी सब स्टूडेंट को इस कंटेंट के बारे में जरूर बताओ। धन्यवाद भाई।